उन्हीं के आधार पर रेट्स तय होते हैं। तो खेल तो टीआरपी का है, ये तो तय है, लेकिन टीआरपी के लिए किस हद तक जाना चाहिए प्राइवेट चैनल्स को, ये वहां की एडिटोरियल पॉलिसी पर, मैनेजमेंट पर, स्वयं विवेक पर निर्भर करता है। और आइए अब टीवी चैनलों में अपराध की खबरों और कार्यक्रमों के पोस्टमार्टम करने के अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का कोई अध्ययन हुआ है पुरुषोत्तम जी? आप जानते हैं कि बिना ड्राइवर के कार नहीं चल सकती, लेकिन आप आधे घंटे तक इसको एक बहुत ही रोचक और अनहोनी और जोरदार घटना के रूप में दिखाते हैं। मेरे लिए एक समाज में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये था कि उस कार्यक्रम के चलते हुए देश भर से कम 10 फोन आए, जिसमें लोगों ने बताया कि हमने कटनी में बिना ड्राइवर के कार चलती देखी है, हमने जबलपुर में बिना ड्राइवर के कार चलती देखी है, हमने गोरखपुर में बिना ड्राइवर के कार चलती देखी है। और वो लोग कोई झूठ नहीं बोल रहे थे, आप इस बात को अच्छी तरह समझें, वो कोट अनकोट झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन एक मास साइकोलॉजी जो होती है, एक जो क्रेडिलिटी का सिंड्रोम होता है, ये सब चीजें जब आप जनरेट कर रहे होते हैं। मीडिया के बारे में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मीडिया केवल रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, जाने अनजाने वो एक तरह की वर्चुअल, आभासी और समानांतर रियलिटी को जनरेट भी करता है। और कई बार तो देवांग, एक मिनट, कई बार बहुत ही भयानक स्थिति बनती है जबकि आप जानबूझ करके वास्तविक रियलिटी को भी जनरेट करते हैं। जैसे अभी जो सेक्स के अपराध की आप बात कर रहे थे, एक चैनल ने साहब बाकायदा खबर दिखाई कि एक पत्नी अपने पति को पीटती है और उसके लिए बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन किया गया। पति ने अपने कमरे में जो है बेडरूम में वो गुप्त कैमरा लगा लिया और पत्नी ने उसको पीटा, और फिर हमने रात के 11 बजे बैठ के और 9 बजे बैठ के अपने ड्राइंग रूम में देखा। नहीं, और अगर आप देखें पुरुषोत्तम जी, साइकोलॉजिकली क्राइम शोज सबसे बड़ी बात क्या करते हैं कि क्राइम का नॉर्मलाइजेशन करते हैं। एग्जैक्टली, यानी ये एक साधारण बात है, और उसके क्या परिणाम होते हैं? आप एक डरा डरा सा महसूस करते हैं, आपको लगता है कि मेरे साथ भी ये घटना हो सकती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कभी मौका पड़ेगा तो आप भी उस तरह के काम करेंगे, और इस पर यूएस में स्टडीज हो चुकी हैं। उन्होंने 10 से 6 साल के बच्चों को 15 साल बाद किया, और उन बच्चों से जो ज्यादा क्राइम शोज देखते थे वो अपने पतियों पर हाथ उठाने में बिल्कुल नहीं हिचकते थे। दूसरा प्रभाव। तीसरा प्रभाव जो बहुत ज्यादा गंभीर है, जो आप निठारी में भी आपने देखा होगा कि कितना क्राइम हो रहा है, अब बड़ा क्राइम हो जाता है, जैसे निठारी में हुआ, तो अब हम क्या करें? ये तो होता है। ये जो भाव है ना, ये जो भाव है, डिसेंसिटाइजेशन, संवेदनहीनता पैदा होती है। ये सबसे बड़ी, ये 3 बड़ी खराबियां हैं क्राइम शोज अगर लगातार आप देखते रहते हैं जो क्राइम शोज करता है। एक तो ये कि अब सुई किसी को नहीं चुभती कि क्राइम शोज जो है, सवाल ये है कि आप समस्या को मान लीजिए सेंसिटाइज कर रहे हैं, सनसनीखेज तरीके से दिखा रहे हैं, या जैसे भी पुरुषोत्तम जी ने कहा बिना ड्राइवर की कार चल रही है, या भूत बंगला दिखा रहे हैं। चाहे मार्केट फोर्सेस के खिलाफ तो खड़ा होना पड़ेगा, या मार्केट फोर्सेस के साथ कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और रास्ते निकल रहे हैं, जैसे एनडीटीवी ने रास्ता निकाला। जिम्मेदारी ये है कि यथार्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना समाज के अंदर। मैं कई बार कामना करता हूं कि जो क्रिएटिविटी हमारे मीडिया के मित्रों की है वो किसी बेहतर काम में लगे। जैसे एक कार्यक्रम का शीर्षक है भूत का मोबाइल नंबर। हाँ, अब उसमें एक मोबाइल नंबर दिया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि ये भूत का है। अगर क्राइम शोज पे ही रहे, और शायद आप इस पर और विस्तार कर सकते हैं, क्राइम शोज एक और क्या काम करते हैं? आप क्राइम जो देखते हैं अक्सर किस तरह की स्टोरीज होती हैं? ऐसा नहीं है कि कोई बाहर वाला आके मार जाएगा, आपके पति, आपका पत्नी, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका पड़ोसी। तो क्या भाव आपके अंदर आता है कि आपके जानने वाला क्राइम करता है, यानी रिश्ते, जो बुनियादी रिश्ते हैं आपस में, उसको कमजोर करता है, और कहीं ना कहीं आप आपस में एक दूसरे का जो ट्रस्ट है उसको कमजोर पाते हैं, और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। होता क्या है कि जब आप टीवी पर कुछ देखते हैं और लगातार देखते हैं, हम एक कम्युलेटिव इफेक्ट की बात करें, 15 चैनल हैं, 15 चैनल 15 क्राइम शो दिखा रहे हैं, वो अगर एक ही क्राइम को भी 15 चैनल कवर कर रहे हैं तो मेरे अवचेतन में एक ही घटना 15 बार में देख रहा हूं। नतीजा मेरे दिमाग में यह निकलता है कि जो घटना एक अपवाद स्वरूप है, जो मान लीजिए कि लाखों लोगों के बीच में एक कोई घटना ऐसी हो गई, मेरे अवचेतन में धारणा यह बनती है कि ऐसा ही होता है। नतीजतन मैं अपनी पत्नी से डरने लगता हूं, अपने बेटे से डरने लगता हूं, अपने पड़ोसी पर संदेह करने लगता हूं, बहन अपने भाई पर संदेह करने लगती है, चाचा अपने भती। एक अद्भुत प्रकार की संवेदनहीनता और अपराधीकरण के नॉर्मलाइजेशन के कारण ये सचमुच मुझे लगता है कि विजुअल मीडिया पर यह जो आरोप लगाया जाता है, और ये यूएसए से लेकर के फ्रांस तक जहां भी गंभीर अध्ययन हुए हैं, कहीं ना कहीं विजुअल मीडिया मानवीय संबंधों में कुछ समस्याएं पैदा करता है। और सबसे ज्यादा क्राइम बोल रहे थे अपराधियों का महिमा मंडन, तो मैं ये बोल रहा था, अपराधियों का महिमा मंडन इस तरह से होता है। पहली बात जो अभी दिमाग कर रहे थे, एंकर्स। अब जिस तरह के एंकर शोज को
करते हैं उनका पूरा तौर तरीका नाटकीय तरीके से, खाली एक ही गुंजाइश बची है कि कल को कोई जेल में बंद घोषित अपराधी एंकरिंग करने लगे कि साहब वो दाऊद इब्राहिम का कोई पुराना साथी जो है वो आगे एंकरिंग करने लगे, मतलब इसका ये अगला स्टेज होगी। तो एक सामान्य तरीके से अपराध को की खबर को बताने की बजाय आप उसको बिल्कुल महिमा मंडित करके फिर उसमें जो अपराधी है उसको जिस तरह पेश किया जाता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, दाऊद इब्राहिम जो है आज इतना बड़ा दाऊद इब्राहिम अगर बना है तो मीडिया की वजह से बना है, वरना दाऊद इब्राहिम से पहले हाजी मस्तान, करीम लाला और कितने ही बड़े बड़े जो है सुकुन नारायण बाखिया, यूसुफ पटेल जैसे तमाम अपराधी हो गए। पर ये जो पर ये क्रिमिनल्स का जो महिमा मंडन है विनोद, ऐसा नहीं है कि टेलीविजन की वजह से, नहीं मैं मीडिया की बात आप कर रहा हूं, प्रिंट के उसमें जमाने में टेलीविजन देखिए दस्यु सुंदरी फूलन देवी, हाँ, बिल्कुल। जब सामने आती है तो आपको पता चलता है कि गांव की एक साधारण सी लड़की है, उसको सुंदरी और दस्यु नहीं, सुंदरी प्रिंट में भी था, कहना लेकिन एक तरीके से टेलीविजन ने महिमा उसको कई हाँ, गुना हाँ, बढ़ा हाँ, दिया। टेलीविजन की ताकत बहुत बड़ी है प्रिंट उसकी के मुकाबले। साफ वजह है, जो भी टेलीविजन करेगा उसका प्रभाव कहीं ज्यादा होगा, Visual क्योंकि media है प्रिंट ना, सिर्फ लिखता visual है, है, हाँ। ये चित्र दिखाता है, चित्र का भाई, असर अखबार- हमेशा किसी भी शब्द से ज्यादा होगा। ये अखबार तो पढ़ने के ये तो लिए एकदम बिल्कुल साधारण बात है। अक्षर ज्ञान वाला व्यक्ति अखबार ये पढ़ने पढ़ता के लिए आपका साक्षर होना जरूरी है, टेलीविजन देखने के लिए नहीं है, सिनेमा बहुत- देखने के उसकी लिए रीच नहीं बहुत ज्यादा है। तो सही है, रीच उसकी बहुत ज्यादा है। वर्तिका जी, अंडरवर्ल्ड की बात छिड़ ही गई है। अंडरवर्ल्ड को जिस तरह से चैनलों में बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, 15-20 साल पुराना कोई टेप निकाला और शुरू हो गए दिन रात कि दाऊद की पार्टी में फला। ये किस तरह की पत्रकारिता है, किस तरह से अपराधों को दिखाने का तौर तरीका? इस पत्रकारिता के साथ जो सबसे बड़ा खतरा है उस पर हम आमतौर पर बात नहीं करते। खतरा यह है कि जो युवा है, सबसे ज्यादा युवा देख रहा है उसे, या बच्चा देख रहा है उस अपराध को, और उसे देखकर उसके दिमाग पर असर जो जा रहा है वो ये है, एक तो ये कि अपराधी की जिंदगी बड़ी सुकून की होती है, बड़े मजे की होती है, ऐशो आराम की होती है। दूसरी बात, अपराधी आराम से पकड़ में नहीं आता, और तीसरी बात, अगर पकड़ में आता भी है तो कुछ नहीं होता। ये इसलिए आता है, जो तीसरी स्टेज है वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि कोई भी चैनल इतना समय नहीं निकालता कि अपराधी के पकड़ने के बाद की कहानी से बात शुरू की जाए। असल में जिंदगी की कहानी तब शुरू होती है जब अपराधी पकड़ा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया में कहानी वहां खत्म हो जाती है। अपराधी मुश्किल से पकड़ा जाता है, और जब पकड़ा जाता है बात खत्म हो जाती है, और यही चीज समाज सीखता है। एक तो ये कि अंडरवर्ल्ड से लेकर अपराध तक की जो तमाम दुनिया है उसमें ऐशो आराम बहुत है, और दूसरी बात, उसका कोई असर नहीं पड़ता, और ये मेरा ख्याल है कि ये खतरे की घंटी अब बज चुकी है। ठीक बता दिवांगी, सबसे पहले एक उपाय ये कैसे नियंत्रित हो सकता है? अगर न्यूज चैनलों में ये सब हो रहा है, अच्छा नहीं है, तो क्या नियंत्रित इसको न्यूज चैनल वाले को खुद करना चाहिए। एक मोटा एक अनुशासन शायद सब मेरे ख्याल से रखते हैं, उसको और देखना चाहिए कि वो रखें। जैसे अगर अपराध हो रहा है उसमें कोई बच्चे शामिल हैं तो उन बच्चों की तस्वीर ना दिखाई जाए, अगर बहुत ज़्यादा विविध दृश्य हैं वो ना दिखाया जाए। नाट्य रूपांतरण जब आप करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मेरे ख्याल से वो एक बात होनी चाहिए। अगर रोता बिलखता हुआ परिवार है उसके ज़बरदस्ती आप आगे माइक में घुसें, पर ये वो चीज़ें हैं जो चैनल्स को खुद करनी चाहिए। इसमें बाहरी हस्तक्षेप की कतई कोई जगह नहीं। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये भी हमें मानना होगा कि अगर ये पानी के फैलाव की तरह और बहाव की तरह ऐसे ही बहता रहा तो शायद कहीं स्थिति नियंत्रण के बाहर ना हो। विनोद जी, मुझे लगता है ओनर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है जितनी कि चैनल हेड्स की है। नीचे के रिपोर्टर्स पे या प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स उन पे छोड़ देने से बात नहीं बनेगी। ये जो टॉप पोजीशंस पे लोग बैठे हुए हैं उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और आत्मानुशासन उनके स्तर से आएगा। देखिए, जिस संदर्भ में ये बहस हम लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने तय करके उस संदर्भ में बहस की, लेकिन संयोग से ये संदर्भ है उस समय जबकि चैनल्स को ग्रेडिंग देने की बात कुछ हलकों में उठाई गई है, न्यूज चैनल्स को यूए। उस प्रसंगों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात को बहुत जोर के साथ रेखांकित करते हुए कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह का सरकारी या किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप क्राइम कंट्रोल के नाम पर या फुहड़ता के कंट्रोल के नाम पर बहुत खतरनाक होगा। हमने समय कुछ तयशुदा नियम रखे हैं समाज में, हल्का सा थोड़ा सा कहीं नियम होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि समाज को रोक दिया गया, प्रेस का गला घोंट दिया गया, वो नहीं, लेकिन कहीं कुछ ऐसा जो प्रेस को सीधा थोड़ा सा खड़े रखने में तना हल्के से नियम से कुछ नहीं होगा। नियम होगा तो नियम होगा, हल्का और होना भारी चाहिए। नहीं होगा। मुझे ऐसा मुझे लगता है लगता है अनुशासन ही जो है आत्मनुशासन और पीयर ग्रुप का अनुशासन, तो कुल वही काम मिलाकर हम करना ये है, कह और कोई सकते चीज़ हैं काम कि जिस तरह से न्यूज चैनलों में, टीवी चैनलों में अपराधों को दिखाया जाता है वो अच्छा नहीं है, स्वस्थ नहीं है समाज के लिए। और मीडिया को खुद अपने तय ये कोशिश करनी चाहिए कि एक तरह का अनुशासन खुद पर लागू करे और इसे दुरुस्त करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपकी बैठक में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आज आपकी बैठक यहीं तक, मगर अगले हफ्ते ये बैठक फिर सजेगी किसी खास मसले पर खास मेहमानों के साथ। हमें यकीन है कि आप भी उस बैठक में जरूर होंगे, क्योंकि ये आपकी बैठक है।
बहरहाल आज आपको आपकी बैठक कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा पता नोट कर लीजिए, आपकी बैठक, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। और अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपकी बैठक में हिस्सा लिया, इसे देखा, धन्यवाद आपका। और अब इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।